सभी छात्राओं का पुनः एक बार लर्निंग लाइव यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की जो क्लास है हिंदी की मैं लेकर के आया हूं, वो टॉपिक जो हमारा प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम है छंद। और यहां से 100% कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं छंद से। सबसे पहले समझ लें कि छंद है क्या। छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के छद धातु से हुई है। छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या ढकना। आच्छादित करना या ढकना। छंद का एक नाम व्रत भी है। छंद को हम संस्कृत में छंदो विचति भी कहते हैं। छंद शास्त्र का दूसरा नाम जो है वो पिंगल शास्त्र है। ये पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जिस प्रकार रस के जनक भरत मुनि है, अलंकार के जनक वामा मुनि है, उसी प्रकार छंद के जो जनक हैं वो कौन है? पिंगल मुनि। और इन्हीं के नाम पर छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। और पिंगल मुनि का जो उपनाम है उसको हम नागराज कहते हैं। हालांकि आपकी कक्षा 12वीं से संबंधित नहीं है। कक्षा 12वीं में जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ले, तुक, वर्ण, गति, यति, पाद, गण, मात्रा। यहां देखिए, लय, तुक, वर्ण, गति, यति, पाद, गण, मात्रा के आधार पर की गई क्रमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। यदि छंद की परिभाषा आती है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि लय, तुक, वर्ण, गति, यति, पाद, गण, मात्रा के आधार पर की गई क्रमबद्ध रचना को हम छंद कहते हैं। यहां एक और प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न कौन सा बनता है कि छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो छंद के जो हमारे प्रमुख अंग हैं, लय, तुक, वर्ण, गति, यति, पाद, गण और मात्रा। यहां से एक और प्रश्न बनेगा, एक नंबर में आता है यहां से, लय किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, पाद किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। तो चलिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम लय। लय किसे कहते हैं? लय कविता या छंद को पढ़ने की शैली, कविता या छंद को पढ़ने की शैली को हम लय कहते हैं। कविता या छंद को पढ़ने की शैली। अब शैली कहें तो आंग्ल भाषा में मेथड, नियम, पद्धति, रिवाज, परंपरा, रूल्स। कविता को जो पढ़ने का हमारा तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? लय। कविता को पढ़ने की शैली को हम लय कहते हैं। एक नंबर पूछ लिया जाता है कि लय कैसे कहते हैं, तो कविता को पढ़ने की शैली को लय कहते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बताता हूं। कोई भी कविता आपको याद होगी, एक छंद आपको याद होगी, सभी को याद है। मुझे पता है कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। एक तरीका हमने एक अपनाया, दूसरा तरीका अपनाते हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। दूसरा तरीका अपनाया। तीसरा तरीका अपनाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम जय जय राम। एक छंद को हमने विभिन्न शैलियों में पढ़ा तो विभिन्न शैली क्या कहलाती है? लय। छंद को पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? लय। लय के बाद में आता है हमारा तुक। तुक किसे कहते हैं? तो कविता के अंत में जो समान वर्ण आते हैं, कविता के अंत में जो समान वर्ण आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तुक। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहि लोक उजागर। तो सागर और उजागर कैसे वर्ण है? आपके समान वर्ण है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तुक। लय, तुक। अब आता वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते,
टुकड़े नहीं कर सकते, उसे अपन क्या कहते हैं, वर्ण। ले तो वर्ण, वर्ण के पश्चात आता है हमारा गति। गति किसे कहते हैं, तो छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है, छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, गति। अब गति तीन प्रकार की होती है, एक होती है आपकी विलंब गति, एक होती है आपकी मध्यम गति, एक होती है द्रुत गति। आंग्ल भाषा में कहें तो स्लो, मीडियम, फास्ट। एक कविता के माध्यम से, एक 4 पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा कि स्लो क्या है, मीडियम क्या है और फास्ट क्या है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मध्य विलंब गति में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मध्यम गति में, अब द्रुत गति में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा। तो छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति। ले तो वर्ण गति, गति के पश्चात आता है हमारा यति। यति का मतलब होता है विराम, विराम, रुकना, ठहरना, आराम करना, विश्राम करना। छंद या कविता को पढ़ते समय बीच बीच में जब हम रुकते हैं और विराम लेते हैं, आराम करते हैं, विराम लेना, रुकना, आराम करना, ये सब क्या कहलाता है, यति। तो आपको बताना है कि कितनी बार रुके हम। रहमन पानी राखिए बिन पानी सौ सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। कितनी बार रुके, 4 बार। तो 4 बार जो हम रुके तो रुकने की अवस्था क्या कहलाती है, यति। ले तुक वर्ण गति यति। इसके बाद में आता है हमारा पाद। पाद से तात्पर्य होता है चरण से। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, एक छंद में कम से कम 4 चरण पाए जाते हैं। लय, तुक, वर्ण, गति, यति, पाद। अब जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सो प्लीज लिसन मी, अंडरस्टैंड मी, लुक एट द बोर्ड। देखिए, गण, यहां से प्रश्न बनता है कि गण किसे कहते हैं। तो गण की परिभाषा सीधी सी परिभाषा, बिल्कुल सरल परिभाषा, 3 अक्षर का शब्द समूह गण कहलाता है। 3 अक्षर का शब्द समूह गण कहलाता है। यहां प्रश्न बनता है कि गण कहते किसे हैं, तो 3 अक्षर का शब्द समूह गण कहलाता है। सत्य सत्य में भी आ सकता है कि 3 अक्षर का शब्द समूह गण होता है। सत्य या असत्य, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सत्य। अब गण होते कितने प्रकार के हैं, तो हिंदी में जो गण हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा कि हिंदी में जो गणों की संख्या है वो कितनी है, तो हिंदी में जो गण की संख्या है वो कितनी है, 8। इनको हम एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, और सूत्र है हमारा या माता राज भा न सलगा। या माता राज भान सलगा। इस सूत्र में कुल जो वर्ण हैं वो हमारे 10 वर्ण हैं। इस सूत्र में जो कुल वर्ण की संख्या है वो कितनी है, 10। जिसमें हमारे जो प्रथम 8 वर्ण हैं ये गणों का संकेत देते हैं। और अंतिम जो 2 वर्ण हैं, लास्ट से मतलब हो गया लघु और गा से तात्पर्य हो गया गुरु। तो टोटल जो वर्ण है वो हमारे कितने होते हैं, 8। या माता राजभान सलगा। अब इसको एक सूत्र के हम बनाने की सारणी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, एक को जोड़ते जाएंगे और एक को छोड़ते जाएंगे। देखिए, या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नशल और शलगा।
अब यहां से बनाएंगे, एक को जोड़ा, या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। यहां से हमारा यगण, मासे मगण, तासे तगण, रासे रगण, जासे जगण और भासे देखिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो कुल जो गण है वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार जो हिंदी में गणों की संख्या है वो कितनी होती है? 8। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये लघु संकेत चिन्ह है, ये गुरु संकेत चिन्ह है। इसको हम एक मात्रा में गिनते हैं और इसको हम दो मात्रा में गिनते हैं। सरल नियम है इसका, यदि छोटे आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, अम की मात्रा है, हा की मात्रा है, या ऊपर क्या टंगा हुआ है? रा टंगा हुआ है, तो लघु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका छोटे आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो लघु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यहां से ए ऐ ओ औ अम हा ऊपर रा टंगा हुआ है तो हम गुरु संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, या माता, माता रा, तारा ज, राज भा, जभान, भानस, नसल और आपका ये सलगा। अब 3 अक्षर का आपका किसी का नाम है, 3 अक्षर का, मान लीजिए किसी का नाम क्या है? अंकित है। क्या नाम है? अंकित। यहां है गुरु संकेत चिन्ह है, उसके पश्चात लघु संकेत चिन्ह है। अब हम ये देखें कि गुरु संकेत चिन्ह और लघु संकेत चिन्ह कहां कहां दिए हैं। तो देखिए, ये दिया भगण, हमारा क्या है? भगण। तो यहां हमारा गुरु संकेत चिन्ह और 2 लघु संकेत चिन्ह। तो अंकित के नाम में जो हमारा गण होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा भगण हो जाएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद भी है और वर्णिक छंद भी है, और वर्णिक छंद में सवैया छंद है, और सवैया छंद में आपका एक तो दुर्मिल सवैया है और एक आपका मतगेंद्र सवैया है और एक कवित्या मनहरण है। तो देखिए कैसे समझ लें हम। अब यहां प्रश्न बनता है कि छंद होते कितने प्रकार के हैं। तो हम सभी जानते हैं कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा मात्रिक छंद और एक होता है हमारा वर्णिक छंद। अधिकांश से विद्यार्थी वर्णिक को वार्णिक कह देते हैं, जबकि वो वार्णिक होता नहीं है, वो वर्णिक होता है। परिभाषा क्या बनेगी कि जिन छंदों की रचना में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों की रचना में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर, मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं? तो मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर छंद के 3 भेद होते हैं, एक सम, एक अर्धसम और एक विषम। मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर छंद के 3 भेद होते हैं, सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। सबसे पहले हम समझ लें सम छंद किसे कहते हैं। तो बी छंद जिनकी प्रत्येक चरण में समान वर्ण या समान मात्राएं होती हैं उन्हें हम सम छंद कहते हैं। ऐसे छंद जिनके प्रथम और तृतीय चरण में समान मात्रा या समान वर्ण, द्वितीय या चतुर्थ चरण में समान मात्रा या समान वर्ण होते हैं, उन्हें हम अर्धसम छंद कहते हैं। फिर विषम छंद, ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं पाई जाती हैं उन्हें हम विषम छंद कहते हैं। तो मात्रिक और वर्णिक छंदों के आधार पर भी छंद के 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। आगे देखिए,
ये 10वीं से लेकर 12वीं तक आते हैं। दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका। डेफिनेटली यहां कक्षा 10वीं के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, यहां हर चीज में ऑफर है, यहां भी आपके लिए ऑफर है 12वीं के लिए। तो रोला और उल्लाला से मिलकर के हमारा कौन सा छंद बना है? छप है। और दोहा और रोला से मिलकर के हमारा क्या बना है? कुंडलियां। यदि हमने दोहा और रोला तैयार कर लिया, मतलब कुंडलियां छंद हमें गिफ्ट में मिल गया, पारितोषिक में मिल गया। और यदि रोला और लाला तैयार कर लिया तो हमारा कौन सा हो जाएगा? छप छंद। तो सबसे पहले हम समझ लें दोहा छंद। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा सम द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण होता है। दोहा का बिल्कुल जो विपरीत है वह सोरठा होता है। सोरठा भी हमारा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। अंतर इतना होता है कि विषम प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा सम द्वितीय और चतुर्थ चरण में हमारी 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई 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 एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला भी एक सममात्रिक, उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्धसम। इसमें भी 4 चरण होते हैं और 15-13 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। गीत का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 14 और 12 के विराम से 26 मात्राएं होती हैं। हरिगीत का एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 16 एवं 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं में या तो कुंडलियां पूछ लिया जाता है मात्रिक छंदों में से, या फिर आपका छप पूछ लिया जाता है। एक कहानी के माध्यम से यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। एक कहानी के माध्यम से देखिए कैसे। किसी गांव में एक छंद नाम का परिवार रहता था। किसी गांव में एक छंद नाम का परिवार रहता था और उस परिवार में पति का नाम मात्रिक था और पत्नी का नाम वर्णिक था। छोटा परिवार था इनका। 2 बेटे थे और 1 बिटिया थी। बड़े बेटे का नाम दोहा, छोटे बेटे का नाम सोरठा और बिटिया का नाम चौपाई। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब भारतवर्ष में यदि मान लीजिए वर्षा नहीं हुई तो स्वाभाविक है कि फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। अनाज कम था। माता पिता ने निर्णय लिया कि बेटा हम तो तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां हमें मंदिरों पर प्रसाद के रूप में भोजन मिल ही जाएगा। बोले अब घर तुम यदि भोजन बनाओ तो पूछ लेना कि भैया कम से कम कौन कितना खाना खाएगा, कितनी रोटियां खाएगा। स्वाभाविक इन तीनों बहन भाई में से कौन बनाएगा? चौपाई। चौपाई ने भोजन बनाना स्टार्ट किया। दोहा को बुलाया। दोहा से पूछा कितनी बार खाएगा? दोहा ने कहा 4 बार खाता हूं। बोले पहली और तीसरी बार में मैं 13-13 खाता हूं, दूसरी और चौथी बार में मैं 11-11 खाता हूं, जरूरत पड़ी तो कोई बड़ा चम्मच या छोटा चम्मच सब्जी और ले लेता हूं। मेरे कहने का मतलब आप समझें कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और चरण के अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। चौपाई ने कहा भैया कोई गीत तो सुनाओ, तो दोहा ने सुनाना स्टार्ट कर दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब बुलाया सोठा को, बोले सोठा तू कितनी खाएगा? सोठा बोला दीदी मैं भी 4 बार खाता हूं। अंतर इतना है कि जब भैया 13-13 खाते हैं तब मैं 11-11 खाता हूं और जब वो 11-11 खाते हैं तब मैं 13-13 खाता हूं। बोले भैया ने गीत सुनाया? तो बोले सुनाया था। क्या सुनाया था? कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सोठा ने उसको उल्टा कर दिया कि लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, प्राण जाएंगे छूट, अंत काल पछताएगा। अब दोनों भाई बोले कि दीदी आप तो बताओ। दीदी बोली मैं 4 बार खाती हूं, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक बार 16-16 खाती हूं, जरूरत पड़ी तो 2 छोटे चम्मच या बड़े चम्मच सब्जी और ले लेती हूं। तात्पर्य है कि चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो चौपाई सभी को याद है, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। अचानक ही इतने में इनके फूफाजी आ जाते हैं, छोटे फूफाजी रोला और बड़े फूफाजी उल्लाला। बेटा कभी कभी हम यहां भ्रमित हो जाते हैं, एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है कि रोला और उल्लाला में एक में 24 वर्ण है, एक में 28 वर्ण है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सीधा सीधा सरल उपाय है कि रोला में अक्षर हैं 2 और उल्लाला में अक्षर है 3.5। तो 24 और 28 के भ्रम को दूर करने की यही मान लें हम कि जिसमें अक्षर कम है उसमें 24 है, जिसमें अक्षर ज्यादा उसमें 28 है। यही नियम हमें कहां अपनाना है? गीतका और हरिगीतका में। गीतका में कितने अक्षर हैं? 3 और हरिगीतका में कितने हैं? 5। मतलब गीतका में मात्राएं कम होंगी और हरिगीतका में मात्राएं अधिक होंगी। तो 26 जो मात्रा है वो गीतका में है और 28 जो मात्रा है वो हरिगीतका में है। अब यहां एक कक्षा 12वीं में एक प्रश्न बनता है कि छप्प छंद किसे कहते हैं? तो 6 चरणों वाले छंद को हम छप्प छंद कहते हैं। रोला और उल्लाला से मिलकर के कौन सा छंद बनाए? तो रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्प छंद बनाए। रोला का उदाहरण लिख दिया, उल्लाला का उदाहरण लिख दिया, छप्प छंद का उदाहरण बन जाएगा। रोला की परिभाषा लिख दी, उल्लाला की परिभाषा लिख दी, छप्प छंद की परिभाषा बन जाएगी। उसी प्रकार कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बने हैं। तो कुंडलियां जो छंद है, दोहा की परिभाषा लिख दो, रोला की परिभाषा लिख दो, दोहा का उदाहरण लिख दो, रोला का उदाहरण लिख दो, तो आपके लिए वो क्या बन जाएगी? कुंडलियां। यहां एक और प्रश्न बनता है, बहुत डीपली जब पूछेगा वो, तो कि वह कौन सा छंद है जिसका प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है? तो वो छंद है आपका कुंडलियां। देखो कैसे, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा वहीं से एंड होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत असाय, जग में होत असाय चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान कछु मन न भावे, कह गिरधर कविराय दुख छूटरत न टारे, कटकत है जियो माय कियो जो बिना विचारे। तो बिना विचारे से हमने उसको शुरुआत किया और बिना विचारों से उसका क्या हुआ? अंत हुआ। अतः हमारा कुंडलियां छंद है। अब जो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 12वीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 तारीख में जब आप प्रश्न पत्र आपके सामने होगा तो इन छंदों में से एक छंद डेफिनेट आपके प्रश्न पत्र में होगा। तो विशेष अब ध्यान दें जो छंद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया छंद को पढ़ाने से पहले, समझने से पहले हम ये जान लें कि सवैया किसे कहते हैं, केवल सवैया किसे कहते हैं। तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के व्रत क्या कहलाते हैं? सवैया। 22 से लेकर के 26 वर्ण तक के जो व्रत हैं वो क्या कहलाते हैं? सवैया। अब सवैया छंद के अंतर्गत आपका दुर्मिल सवैया आता है,
आपका मत गेंद सवैया आता है। तो सबसे पहले हम समझ लें दुर्मिल सवैया। देखिए कैसे, दुर्मिल सवैया। यहां एक और प्रश्न बन जाता है कि दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है। तो दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। और दुर्मिल सवैया छंद कहते किसे हैं, उदाहरण सहित हमें बताना है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। यह एक समवर्णिक छंद है। कौन सा, समवर्णिक। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण तथा 8 सगण होते हैं। 8 सगण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और 8 सगण होते हैं। इसको हमें प्रमाणित करना है। कैसे, हमें प्रूफ देना है कैसे होते हैं। तो देखिए उदाहरण इसका, देखिए यहां मैंने अभी 2 चरण लिखे हैं, लेकिन आपके पास जो भी गाइड है, चाहे वो परीक्षा दन हो, चाहे वो शिवलाल हो, चाहे वो केशव ज्ञानालोक हो, चाहे वो केशव हो, सभी में ये उदाहरण दिया हुआ है कि इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन स्वदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे उनका अनुमान असंगत है, कभी कोविद वृंद वखान रहे सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है, उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। अब इसमें हमें प्रूफ देना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। 2 चरण मैंने नहीं लिखे हैं। कितने चरण है, 4। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं हमारे, 24। तो हमें अक्षर काउंट करना है, वर्ण काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल जो वर्ण है वो कितने हमारे, 24। दूसरी पंक्ति में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 वर्ण हमारे हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि 8 सगण होते हैं। क्या होते हैं, 8 सगण होते हैं। वो 8 सगण कैसे होते हैं, क्योंकि मात्रा ऊपर छाटी जाती है, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, समुझे सुर लोक समान इससे उनका अनुमान असंगत है। अब वो 3 अक्षर का सब समूह गण कहलाता है। अब इनको हम इनके पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। 2 लघु 1 गुरु, 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 2 लघु 1 गुरु और 2 लघु 1 गुरु। ये हमारे कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इसमें क्या है, 8 सगण होते हैं। सगण में हमने सूत्र देखा था कि सलगा, और सलगा से सगण कौन सा बना, क्या बना हमारा, शगण। और इसमें भी यही मात्रा आ जाएंगी सेम। क्या है, 2 लघु और 1 गुरु। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसमें 24 वर्ण होते हैं और 8 सगण होते हैं। याद इसको करना है, 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन स्वदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे उनका अनुमान असंगत है, कभी कोविद वृंद वखान रहे सबका अनुभूत यही मत है,
उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। तो जो भी आपके पास गाइड है उस गाइड में ये उदाहरण दिया हुआ है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा बोले श्रीमान ये तो उदाहरण थोड़े से कठिन है, बिल्कुल सरल उदाहरण है और हर अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी समस्या आती है। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा आपके लिए कि वह राह क्या वह राहगीरी क्या, वह राह क्या वह राहगीरी क्या, जिसकी राहों में सूल ना हो, वह नाविक क्या वह नाविक की कुशलता ही क्या, जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। कहने का तात्पर्य कि अनुकूल धारा में तो नाव को कोई भी चला सकता है, लेकिन प्रतिकूल धारा में नाव को चलाना थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हर अच्छे काम में हमें समस्या आती है, तो समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत और भयमुक्त होकर के हमें परीक्षा देना है। दूसरा जो है आपके पाठ्यक्रम में एक और छंद दिया है कवित्या मनहरण। कवित्या मनहरण ये पूछ लिया जाता है वस्तुनिष्ठ में इसको कि कवित्या मनहरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, या 16 और 15 के विराम से कवित्या मनहरण में 31 वर्ण होते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? कवित्या मनहरण एक समवर्णिक छंद है। कौन सा है? समवर्णिक। इसमें भी हमारे 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि कवित्य या मनहरण एक समवर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। उदाहरण देखिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध व्रज गावन में पावन झवें लगी। देखिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जवें लगी। ये उदाहरण भी आपके गाइड में दिया हुआ है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जवें लगी। कहें रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर दौर दौर नंदपोर आवन तवें लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेक पेक छाती छवि चोहन छवें लगी। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहन समय लगी। ये जो लिखा है हमने पहला चरण है ये आपका। तो देखिए इसमें अक्षर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए हमारे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 15 हमारे कुल कितने हो गए? 31। तो ये पूछ लिया जाता है कि कवित्या मनहरण एक समवर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। यदि आप 2 पंक्ति एक चरण भी लिख दोगे तब भी 2 नंबर में आता है, आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो छंद है आपका मत गयन सवैया। मत गयन सवैया इसका भी दूसरा नाम है मालती सवैया। मालती सवैया यह भी हमारा एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण तथा 7 भगण होते हैं।
क्या परिभाषा बनेगी कि मतगेंद्र सवैया का दूसरा नाम मालती सवैया है। यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और 7 भगण होते हैं। इसको भी हम प्रूव करते हैं कैसे होते हैं। देखिए, जान गए सब लोग इससे अब है तुम में कितनी निठुराई। जान गए सब लोग इससे अब है तुम में कितनी निठुराई। तुम में कितनी निठुराई, क्यों इतने भोले बनते हो, खलती ना तुम्हें पीर पराई। था करना न निबाह तुम्हें, क्यों तुमने चित चाह बढ़ाई। वह रहते थे दिल में, फिर क्यों अपने घर में आग लगाई। इस प्रकार पंक्तियां यहां क्लियर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कुल वर्ण इसमें कितने हैं? 23। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 7 भगण होते हैं और अंत के 2 वर्ण हैं वो हमारे कौन से वर्ण होते हैं? गुरु वर्ण होते हैं। अंत के जो 2 वर्ण हैं वो हमारे क्या होते हैं? गुरु वर्ण। देखो कैसे, जान गए सब लोग इसे अब है तुम में कितनी निठुराई। अब 3-3 के फिर फेयर बनाते हैं। एक गुरु 2 लघु, एक गुरु 2 लघु और चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण है, रा और बड़ी ई। अब ये क्या हो गया हमारा? भगण। हमने लिखा भा भगण और भगण से बना भानस और भानस में भी यही कंडीशन और ये कंडीशन यहां है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया इसमें 7 भगण होते हैं और 23 वर्ण होते हैं। एक और छंद है आपके पाठ्यक्रम में, रुबाइयां छंद। इसको भी पढ़ लेना, नया छंद है, परीक्षा में आ सकता है। रुबाइयां, रुबाइयां जो छंद है वो फारसी के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो रुबा शब्द से मिलकर बना है। इसमें कुछ तुकांत होते हैं, कुछ अतुकांत होते हैं। कौन कौन से चरण तुकांत होते हैं, कौन से अतुकांत, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो ये जो आज का जो हमारा प्रकरण था ये छंद से संबंधित था। 101% कक्षा 12वीं के लिए पुनः याद दिला दूं मैं आपको। कवित्या मनहरण, मालती सवैया और दुर्मिल सवैया, छप्प छंद, यहां से डेफिनेट आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। और इस छंद के इस प्रकरण के साथ ही पुनः मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।